हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स तेवर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इससे पहले मैं बता दूं एक चीज़ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले पे नज़र डालते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ होना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में आप गोले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे एक गोला बना लिया, देखिए वैसे तो ये वृत्त लग रहा है देखने पर, ठीक है, वृत्त नहीं, एक्चुअल में ये गोला है, ठीक है। तो गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। और अर्धगोले का, अगर इस गोले को आधा कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 2πr² हो जाएगा। और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले को याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना फार्मूले के क्वेश्चन नहीं हो सकते इस चैप्टर में, तो इसलिए फार्मूले को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं, ठीक है। एक बेलन है यानी सिलेंडर। इसका वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब होता है ओनली साइड का, ठीक है, सिर्फ साइड का क्षेत्रफल। तो 2πrh होता है। यहाँ पे r इसकी त्रिज्या होती है, h इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, साइड का, ओनली साइड का। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r+h। इसका मतलब यह है कि साइड का तो ही होगा, प्लस ये πr² ऊपर से और यहाँ पे πr² नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आता है वो 2πr r+h। इसमें इसका वक्र पृष्ठ भी सम्मिलित होता है और ऊपर का जो वृत्त होता है, नीचे का वृत्त, दोनों सम्मिलित होता है। इसी से ही ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। बेलन का आयतन, आयतन की जब बात होती है तो हम उसके अंदर जो है कोई लिक्विड, जब पदार्थ रखने की बात करते हैं, ठीक है। आयतन का मतलब होता है 3 डायमेंशन होता है ये। तो इसके जो आयतन का फॉर्मूला होगा वो πr² होगा। ये तब यूज़ करेंगे जब बोला जाएगा कि एक बेलन के आकार का बर्तन है, उसमें पानी रखा जा रहा है, ठीक है, या कुछ भी लिक्विड चीज़ रखा जा रहा है, तब यहाँ पे इसके आयतन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है शंकु, ठीक है। शंकु के बारे में देखिए, ये है शंकु। यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या r होता है और ये h होता है और ये l होता है, यानी त्रियक ऊंचाई होता है। तो इसके जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब ओनली साइड का, ये देखिए ये वाला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये πrl होता है। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये वक्र तो होगा ही होगा, साथ में ये जो वृत्त दिख रहा है ये भी सम्मिलित होगा। तो यहाँ पे πrl+r होगा इसका फॉर्मूला। और इसका आयतन, आयतन का मतलब शंकु को अगर हम उल्टा कर देंगे तो इसके अंदर अगर पानी डालेंगे तो पानी कितना आयतन घेरेगा, वो आयतन निकालने का फॉर्मूला 1/3 πr²h हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें घनाभ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए घनाभ, घनाभ का चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसमें ये L होता है, ये B होता है और ये H होता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB + BH + HL ब्रैकेट क्लोज, ये होता है। इसका मतलब होता है कि घनाभ, जैसे एक घर का जो रूम होता है उसको ले लेते हैं। घर के रूम में 4 दीवार होते हैं, 4 दीवार, छत और फर्श, इन सब का जो क्षेत्रफल मिला करके ये हो जाएगा, ठीक है। अब घनाभ का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ओनली जो 4 दीवार होंगे उसी का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l+b हो जाएगा, ठीक है। और घनाभ का आयतन, ठीक है, घर के अंदर कितना स्पेस है, ठीक है, यानी 3 डायमेंशन में। तो इसको आयतन निकालने के लिए हम L × B × H कर देंगे। आयतन को कहीं कहीं धारिता भी बोला गया है किताब में, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर धारिता निकालने के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब हमें आयतन निकालना है, ठीक है। और एक चीज़ बताओ, घनाभ जो होता है वो आयत से मिलके बनता है, ठीक है। और घन जो होता है वो स्क्वायर यानी वर्ग से मिलके बनता है। देखिए इस प्रकार से घन की चारों भुजाएं के, इसमें जितने भी भुजाएं होती है सभी भुजाएं बराबर होती है। बट इसमें जो होता है घनाभ में L, B, H अलग अलग डायमेंशन के होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², यानी कि 6a² का मतलब क्या होगा कि 4 दीवार होंगे, छत होगा, फर्श होगा, ये सब अगर समान लेंथ के होंगे, ठीक है, तब ये वाला आ जाएगा 6a²। और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
चार दीवार का क्षेत्रफल 4a² है। घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब यानी a का क्यूब होगा। तो ये सब फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम चैप्टर नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नवारी 13.1 का हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखते कौन सा है। इम्पॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो हम देखिए इस चैप्टर में हम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के पेपर में आए थे या आ सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें चित्र दे दूंगा मैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, अर्धगोला है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन है। देखिए एक अर्धगोला बनाते हैं पहले, ठीक है। ये एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये खोखला बेलन है। अब इसमें कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास है। ये जो अर्धगोले का व्यास है लिख लेते हैं साथ में, अर्धगोले का व्यास, ठीक है। ये हमारा 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, ये भी तो आ रही होगा क्योंकि सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको। ये वाला अर्धगोला था, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसमें आगे कहा जा रहा था कि इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर, देखिए यहाँ अर्धगोले की जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये भी तो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा ये। और यहाँ से पूरा ऊंचाई क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 13 में से 7 को माइनस कर देंगे। तो 13 में से 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये जो बर्तन है इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें कौन कौन से आकार है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ साइड वाला निकाल रहे हैं ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना, वही फॉर्मूला अब यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है और बेलन का 2πrh होगा। देखिए यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके करेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाता है, या तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। कॉमन ले लेते हैं, 2πr इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे r+h रहेगा, ठीक है। देखिए 2 पाई का मान 22/7 लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि 3.14 लिखिए पाई का मान, तो हम 3.14 ही लिखेंगे। r का मान 7 है, यहाँ पे 7 प्लस इसका मान अभी आया था हमारे पास 6 आया था, h का मान देखिए यहाँ पे 6 आया था ना, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा। देखिए 22 दूनी 44 गुणा 7 और 6 13 हो जाएगा। अब इसको हमें गुणा करना है, 13 चौको 52 हासिल 5, 13 चौको 52 और 5 57 हो जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो बेलन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के जैसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो खिलौना है शंकु है और उसके नीचे क्या है, अर्धगोला। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। पहले चित्र बनाएंगे, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु ऐसे करके अध्यारोपित है, ठीक है, ये है।
अब इसमें दे रखा है इसकी त्रिज्या है, ठीक है, अर्धगोला और शंकु दोनों की त्रिज्या सेम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ना लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वो वही चीज़ फिर से लिखना है ऊपर जो लिखा था। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसके बाद इसके संपूर्ण जो ऊंचाई दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या है 3.5 है, तो ये भी तो 3.5 ही होगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 में से 3.5 को घटा दीजिए, तो h बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग ना शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसमें लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए खिलौने दो आकारों से मिलकर बना है, एक अर्धगोला और एक शंकु, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, अर्धगोले का तो होता है 2πr² और शंकु का होता है πrl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमें l यानी त्रिज्या ऊंचाई पता नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या पता है, r पता है और h पता है, इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे नहीं निकाला तो यहाँ पे निकाल लीजिए, ये पहले ध्यान रखना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये अगर h होता है और ये अगर r होता है और ये l होता है, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, l बराबर h² प्लस r², ये चीज़ हो जाएगा। तो l बराबर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, h², h की जगह पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस r की जगह पे 3.5 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 3.5 का स्क्वायर 12.25 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे 6 5 1, ये आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये L का मान है 12.5 सेंटीमीटर, ये पहले लिख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कॉमन क्या आ सकता है, πr, दोनों में देखिए πr कॉमन है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और एक r भी बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली l बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं और r का मान 3.5 रख देते हैं, ये तो है हमारे पास दिया हुआ, 2 गुणा 3.5 प्लस l का मान आया था 12.5, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है हमें। देखिए इससे ये कट जाएगा, 7 पंजे 35 यानी 0.5 आ जाएगा, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन आई होप समझ में आ गया होगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 11 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे 3.5 को 2 से तो 7 आ जाएगा प्लस 12.5 आ जाएगा, यहाँ पे 11 गुणा इन दोनों को जोड़ देंगे तो 17 12 19 19.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 11 से इसका गुणा कर देंगे, देखिए 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 निम 99 और 5 104 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 10 हो जाएगा, 11 कम 11 11 और 10 21 हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक घनाकार ब्लॉक है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। देखिए एक घनाकार ब्लॉक घन है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो वर्ग से हम बनाएंगे उसकी चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। देखिए ये एक घन बन जाएगा, ठीक है। इस घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला इस प्रकार से रख देंगे, ठीक है, ये अर्धगोला इस प्रकार से रख दिया हमने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये दे रखा है जो घन की भुजा है ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए घन की भुजा जितनी होगी अर्धगोले का व्यास भी तो उतना ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर व्यास का आधा हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि जब ऐसा रखा जाता है इसके ऊपर तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे जो सरफेस एरिया है यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये पूरे घन का क्या होगा 6a² मान लेते फिलहाल भुजा के रूप में, है ना, ये a मान लेते इसको 6a² है प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो घन है घन के ऊपर अर्धगोला रखा गया है, तो जब हम घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये ऊपर वाला पृष्ठ इसका भी तो पूरा क्षेत्रफल लिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है तो अर्धगोले का भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे कुल पृष्ठीय। तो देखिए ये जो वृत्त वाला हिस्सा है ये 2 बार गिना जा रहा है। एक बार तो जब हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तब भी ये वाला हिस्सा इस पृष्ठ के साथ गिन लिया गया था, और जब हमने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया तब भी इस वाले हिस्से को हमने फिर से गिन लिया। तो ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए एक बार देखिए वृत्त है ना, तो एक बार इस वृत्त के क्षेत्रफल को यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, देखिए 6a² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस हो जाएगा तो ओनली πr² बचेगा, ठीक है। अब देखिए 6 गुणा 7 यानी a भुजा क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 लिखेंगे और r की जगह पे 7/2 था ना, यहाँ पे देखिए 7/2 था तो यहाँ पे 7/2 गुणा 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 गुणा 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 7 77/2 हो जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे, 6 9 54 हासिल 5 6 24 और 5 29 प्लस 77/2 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको ना एक काम कीजिए, यहाँ पे एलसीएम वगैरह मत कीजिए, डायरेक्ट इसको भाग दे दीजिए, भाग दे के जितना आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है, इजी हो जाता है। देखिए 2 3 6 1 बचेगा, 2 8 16 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 2 5 10, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 38.5, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे 0.5 तो ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे 8 4 12 हासिल 1 4 और 9 13 हो जाएगा हासिल 1, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो गया ये, ठीक, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। पॉइंट वाला जो जोड़ घटाओ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा पॉइंट वाला जोड़ घटाओ में, और अच्छे से कीजिएगा, पूरा आंसर आ जाएगा परफेक्ट, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आ सकता है या कई बार आए भी होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मतलब बहुत बार आ चुका है, बस अंतर ये होता है कि इसमें जो अंक होते हैं ना वो बदल दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अंक अगर कुछ भी हो जाए हम कर लेंगे उसको सॉल्व, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें करें कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से
इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। और इसमें ये भी लिखा है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से ढका नहीं जाता है। ठीक है, तो आइए इसका चित्र बनाते हैं, चित्र बना के समझते हैं। देखिए मेन इन सब क्वेश्चन में ना चित्र बनाना आना चाहिए। अगर चित्र आप लोगों ने बना लिया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु है। ठीक है, देखिए बेलन के आकार का है तंबू कुछ इस प्रकार से, ये हमने बेलन बना लिया। अब इसके ऊपर क्या है, एक शंकु है, इसके ऊपर एक इस प्रकार से शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई और व्यास दे रखा है। ये जो बेलन की ऊंचाई है इसको h मानते हैं। बेलन की ऊंचाई दे रखा है 2.1 मीटर और बेलन का जो व्यास है ये वाला d ये दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। बेलन की ऊंचाई हमेशा ये लिख लीजिएगा, नहीं तो ना गलत हो जाता है। 2.1 मीटर और बेलन का व्यास d बराबर 4 मीटर। त्रिज्या भी निकाल लेते साथ में, क्योंकि व्यास का तो हमें यूज़ नहीं होता है, हमारे पास त्रिज्या का यूज़ होता है। तो त्रिज्या बराबर इसका हाफ कर देंगे तो 2 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा ऐसे ही। ठीक है, तो एक स्टेप ना यहाँ पे हटा दिया मैंने, तो इस प्रकार से 2 आ जाएगा। ये है बेलन की त्रिज्या, यहाँ पे लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या। अब देखिए एक चीज़, बेलन का व्यास जो होगा शंकु का भी वही होगा, यानी बेलन की त्रिज्या जो है शंकु की त्रिज्या वही होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, ये भी आर ही होगा क्योंकि सेम है, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दे रखा है, लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L, ये वाला इसको त्रिज्या ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, ये L दे रखा है, L दे रखा है इसमें 2.8 मीटर। ठीक, तो कह रहे कि इस तंबू को बनाने में कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो तंबू बनेगा ये कैसे बनेगा, एक तो हमें बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, साथ में शंकु का भी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, यानी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा कि कितने कैनवस चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी बेलन के नीचे ना यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी गया था कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है, यानी इसको नहीं ढका जाता है, इसलिए हमें सिर्फ क्या निकालना है, कैनवस से कपड़े से ना साइड से ढका जाएगा। ये साइड समझ में आ रहा है ना, ये साइड, इसमें भी साइड से, जैसे टेंट लगाते हैं ना, टेंट में साइड से ही तो घेरा बनाया जाता है, इस प्रकार से बनाया जाएगा। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। ठीक है, कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, कॉमन लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2h + l बचेगा। वैल्यू रख देंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, और r त्रिज्या हमारे पास 2 आया था, यहाँ पे 2 गुणा h का मान, देखिए h इसमें 2.1 था, लिख दीजिए, और l 2.8। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44/7 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको जब गुणा करेंगे तो 4.2 आ जाएगा प्लस 2.8 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 44/7 गुणा, इसको जोड़ देंगे, देखिए 8 और 2 10। ठीक है, यहाँ से 1 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7 ही आ जा रहा है, 7 से 7 काट देंगे तो यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ठीक है, 7.0 का मतलब 7 ही तो होता है, इसलिए काट दिया इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे 44 मीटर आ जाएगा, जो कैनवस चाहिए उसमें वो 44 मीटर स्क्वायर चाहिए। इसके बाद बोला गया था कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत निकालनी है, तो इसमें लिखते हैं 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की
दर से लागत, ठीक है, लागत निकाल लेते हैं। तो 500 गुणा 44, इसको गुणा कर देंगे। देखिए 2 जीरो आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22, यानी कि 22,000 रुपये आ जाएगा इसकी लागत, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 13.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।